हाँ जी, यस। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे, है ना? तो नीरू, रामभूल, पाल, गुड इवनिंग, नमस्ते। तो आज जो है हमें अपनी बात को आगे बढ़ानी है। सर, केवीएस टीयर 2 के लिए बुक सजेस्ट कर दीजिए। कौन, किस चीज के लिए? टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए? पवन हेलो, रोहन नमस्कार। तो जल्दी से आओ, फिर स्टार्ट करते हैं हमारी बात को। तो कल जो है हमने सीआर इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन चालू किया था टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए जो है अग्रवाल डोलू, तुम कोई भी क्या बोलते हैं, 9th 10th के लिए जो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जो भी अच्छी बुक लगे वो ले सकते हो। सब्जेक्टिव के लिए एक तो आरडी शर्मा को फॉलो करो और एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को फॉलो करो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आगे रखो, ठीक है? और फिर उसके साथ साथ आरडी शर्मा को फॉलो करो। बन जाना चाहिए तुम्हारा काम। जो थोड़े आगे के टॉपिक्स हैं वो थोड़ा अपना खुद की रिसर्च से करो। पूनम गुड इवनिंग, संदीप राम राम। हम, मुझे याद है फाइनल आंसर की पीडीएफ मुझे सेंड करनी है। नीरू, टाइम नहीं लग रहा है, मैं कर दूंगा, कर दूंगा, डोंट वरी। पीवाई क्यू हम उनमें से ही डिस्कस करेंगे। आगे के जो पीवाई क्यू है उनमें से ही डिस्कस करेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अपने लेवल पे देख लो, एक अरिहंत की भी आती है। अगर तुम्हें कोई और अच्छी बुक लग रही है जिसमें अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो उससे कर लो। कोई सच ऐसा ऑब्जेक्टिव में कोई इशू नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुम्हें जो अच्छे लगे तुम वहां से यूज, वो वाले यूज कर सकते हो, कोई ऐसी भयंकर समस्या नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें तो। स्टार्ट करते हैं। कल जाते जाते जो है मैंने सीआर इक्वेशंस को डिस्कस किया था, और साथ में ही मैंने तुम्हें बताया था कि अदर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन क्या थी। तो हम अनदर अदर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे, जो हमें ये हेल्प करके दे रही थी कि कहां कहां पे मैं हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएबल बता सकता हूं। अदर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन क्या थी अपनी? अदर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। तो अदर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन मेरी बनी थी क्या, कि भाई डेल एफ ओवर डेल जेड बार, ये जिस जेड के ऊपर जीरो बनता है, ये जिस जेड के ऊपर जीरो बनता है, वहां पे अपनी सी आर इक्वेशन होल्ड करती है। दिस इंप्लाइज सी आर इक्वेशन होल्ड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ये हम डिस्कस कर रहे थे, है ना? इनको छोड़ के हमारा फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। इन पे भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है? इन पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो जाते जाते मैंने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कि मान लो फर्स्ट एग्जांपल आज का अगर मैं लूं, एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर, मान लो जेड, यही ले लिया, ई रेज टू द पावर जेड ले लिया। अगर मैं बात करूं ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है, तो कैसे पता करोगे? हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस फंक्शन का जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे। जब इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जेड बार है ही नहीं। तो जेड बार का ही फंक्शन नहीं है, तो जेड बार के रिस्पेक्ट में तो पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा इसका। इनफैक्ट साइन जेड लिख लिया मैंने, कोस जेड लिख लिया मैंने। ये सारे के सारे फंक्शन अगर मैं लिख लूं, तो इन सारों के लिए मान लो जेड स्क्वेयर प्लस का 2z लिख लिया मैंने, जेड की पावर 100 लिख लिया मैंने। अगर सारा का सारा फंक्शन तुम्हारा जेड बार, तो छोड़ो जेड का ही है, तो उसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आएगा फॉर ऑल जेड। सारे के सारे जेड जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह के फंक्शन जो होते हैं हम क्या कहते हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होते हैं। ये जो मेरे फंक्शन आते हैं क्या आते हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल आते हैं, क्योंकि इनके लिए सीआर इक्वेशन हर जगह सेटिस्फाई होती है। इनके लिए जो सीआर इक्वेशन है वो क्या होगी, हर जगह सेटिस्फाई होगी। अब एक तो ये है, मान लो एक दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार।
एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जेड बार, मान लो ये कह दिया मैंने, ये कह दिया। इस फंक्शन के लिए अगर मैं चेक करूं ये फंक्शन मेरा कहां पे डिफरेंशिएबल है, तो कैसे चेक करेंगे? जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड बार के रिस्पेक्ट में कराऊंगा तो ये ई रेस टू द पावर जेड बार ही बनेगा भाई। और मैंने तुम्हें बताया था कि ई रेस टू द पावर जेड बार कभी भी जीरो नहीं हो सकता किसी भी जेड के लिए, फॉर एनी जेड, किसी भी जेड के लिए जो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये मेरा डिफरेंशिएबल, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं बनेगा। यानी कि ऐसा कोई जेड आएगा ही नहीं जिसके लिए ये चीज मेरी जीरो बन सके। तो मैं इस फंक्शन को क्या कह दूंगा कि ये नो वेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये फंक्शन मेरा क्या है? नो वेयर डिफरेंशिएबल है। ये फंक्शन मेरा कभी भी क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब क्या इसका मतलब ये हो गया कि एक फंक्शन अगर पूरा का पूरा जेड बार का है, अगर मेरा फंक्शन पूरा का पूरा जेड बार का है, मान लो साइन जेड बार लिख दिया, क्या ये फंक्शन भी मेरा नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा? क्या ये मेरा फंक्शन भी नो वेयर डिफरेंशिएबल होगा? क्या ऐसा लिखा जाएगा? बताओ, क्या ये भी ऐसे ही लिखा जाएगा? अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं जेड बार के रिस्पेक्ट में तो साइन जेड बार का होगा कोस जेड बार। और अगर मैं इसको जीरो रखूं तो तुम्हें पता है कि जेड बार क्या होना चाहिए? कोस जीरो कहां पे होता है? ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे होता है। ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू पे होता है। तो यहां से जो मेरा z आएगा, इसमें आयटा का तो सिस्टम ही नहीं है, यहां से आयटा का तो सिस्टम ही नहीं है, तो ये 2n+1 पाई बाई टू ही बनेगा। कॉन्जुगेट से वापस से z निकाल रहा है, आयटा तो है ही नहीं, तो यही आएगा। n जो है मेरा किस में बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आ गए। ये मेरे क्या आ गए? पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आ गए। बोलो हाँ या ना? ये सारे के सारे मेरे क्या आ गए? पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आ गए, है ना? समझ गए? अब फोर्थ वाला अगर मैं देखूं, थोड़ा मिला जुला देखें, जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर मोड जेड का स्क्वायर, मान लो ये फंक्शन ले लिया। इस फंक्शन की हमें देखनी है कि ये फंक्शन मेरा कहां पे सीआर इक्वेशंस को होल्ड कर रहा है। तो यहां से जब मैं एफ ऑफ जेड बार, अच्छा इस फंक्शन को मैं लिख क्या सकता हूँ? जेड जेड मोड जेड क्या होगा? मोड जेड के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? जेड का जेड इंटू में जेड का कॉन्जुगेट। तो अगर मैं इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो जेड जेड कॉन्जुगेट, और जेड कॉन्जुगेट का अगर मैं करूंगा तो उसका कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा। और जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो ये वाला पार्ट तो मेरा कभी जीरो हो नहीं सकता, यानी कि जेड को जीरो होना पड़ेगा और कहां पे? जीरो पे ही होना पड़ेगा। तो हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे? जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। जो मेरा फंक्शन है वो कहां पे डिफरेंशिएबल होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। बोलो हाँ या ना? है ना? जो मेरा फंक्शन होगा वो कहां पे डिफरेंशिएबल होगा? सिर्फ और सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल होगा। समझ गए? फिर पांचवा, और देखते हैं कुछ फंक्शन। अच्छा, एक थोड़ा सा बढ़िया कर लो, जैसे कि साइन हाइपरबोलिक जेड कॉन्जुगेट अगर दिया हुआ है, तो साइन हाइपरबोलिक जेड कॉन्जुगेट की अगर मैं तुमसे बात करूं तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो वो भी कितना आएगा? कोस हाइपरबोलिक जेड कॉन्जुगेट। अगर मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा तो यहां से जेड कॉन्जुगेट क्या आएगा? यहां से जो अपने जेड के कॉन्जुगेट आएंगे वो आएंगे 2n+1 पाई बाई टू ही आएगा, बट वो आयटा में आएगा। कितना फर्क आएगा कि यहाँ पे क्या आएगा? आयटा आएगा। ये मेरे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है। ये मेरे पॉइंट ऑफ क्या है? डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें बस इतना फर्क आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमें करना है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे कि मान लो इस तरीके का क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें कह दूं कि जैसे कि भाई एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, तो अगर इस फंक्शन में तुम थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकते हो। अगर मैं तुमसे यहां से जेड कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराऊंगा तो जीरो आएगा। तो क्या इसका आंसर एवरीवेयर डिफरेंशिएबल आना चाहिए? क्या ये मेरा फंक्शन एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा? क्योंकि जेड बार के रिस्पेक्ट में तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। बोलो, तो क्या ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा?
हाँ है ना? नहीं। क्या दिक्कत है फिर इसके अंदर शिवा? शिवा मना कर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, जीरो पे नहीं होगा। जीरो पे दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि जीरो पे मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। जीरो पे मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो हमें एवरीवेयर डिफरेंशिएबल कहना पड़ेगा, बट एक्सेप्ट एट जीरो। एक्सेप्ट एट z इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो तो इसकी डोमेन में ही नहीं है भाई। जीरो तो मेरी इसकी डोमेन में ही नहीं है। तो जीरो डोमेन में नहीं है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफाइन जरूर होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। जो मेरा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? डिफाइन जरूर होना चाहिए। समझ गए या नहीं समझे? बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से तुम्हें चेक करना है, चेक कर लोगे या नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को हम डिस्कस करते हैं। अब जो हम हमारी डिफरेंशिएबिलिटी है, शिफ्टिंग, शिफ्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, शिफ्टिंग द डिफरेंशिएबिलिटी, shifting the differentiability from a point to a set। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी किस पे डिस्कस करना चाह रहे हैं? एक सेट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, है ना? सेट के ऊपर डिस्कस करना चाह रहे हैं, और जब हम सेट के ऊपर हमारी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं, तो सेट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते ही किसका जिक्र आ जाता है? मेरा एनालिटिक फंक्शंस का जिक्र आ जाता है। किसका डिस्कशन आ जाता है? एनालिटिक फंक्शंस का डिस्कशन आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि एनालिटिक फंक्शंस कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होते हैं। एनालिटिक फंक्शन हमेशा कहां पे डिस्कस डिस्कस होता है? एक सेट के ऊपर डिस्कस होता है। और वो सेट क्या होता है वो भी तुम्हें समझना है, खास बात है उस सेट के अंदर भी। ऐसा नहीं कि तुम सेट बोल रहे हो और उसके ऊपर तुमने एनालिटिक चेक कर लिया। सेट किस सेंस में सेट, ये भी समझना है तुम्हें। तो वो क्या कहता है, हम लिखेंगे तो ऐसे ही कि एक फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, हम बोल तो यही रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। वो क्या कहना चाह रहा है? ए फंक्शन, वो कहना चाह रहा है ए फंक्शन इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू जेड नोट। देखो लिखा तो क्या है कि एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है। क्या है? एक पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है, बट यहां पे पॉइंट चेक नहीं होता। सरप्राइजिंग बात यह है कि पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होने के लिए पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी पूरी बात नहीं है। वो क्या कहता है कि ये फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक एट z इज इक्वल टू जेड नोट इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। अगर मेरा फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल हो एट जेड नोट के ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, एंड साथ साथ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ जेड नोट इन विच, एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जेड नोट के अराउंड इन विच द फंक्शन, इन विच द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल दीज पॉइंट्स। उन सारे के सारे पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाए? डिफरेंशिएबल हो जाए उस नेबरहुड के अंदर। बोलो हाँ है ना? अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक माना जाएगा जेड नोट के ऊपर। यानी कि देखो, अगर जेड नोट के ऊपर तुम एनालिटिक होने की बात कर रहे हो, तो एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जेड नोट के अराउंड, जेड नोट के अराउंड हमें क्या मिल जाए? एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो, ये सर्कुलर तो मैंने बना दिया, जरूरी नहीं है सर्कुलर हो। इस नेबरहुड के अराउंड कोई भी, मतलब इस पॉइंट के अराउंड एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए जिसके हर पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है वो क्या बन जाए? डिफरेंशिएबल बन जाए, और साथ साथ जेड नोट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कहूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो एनालिटिक है जेड नोट के ऊपर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ है ना? ठीक है।
अरे यार पेन गिरा दिया मैंने। मिल गया मिल गया। हम्म। ठीक है। अब इस कंसेप्ट का हम यूज किस तरीके से करेंगे ये देखो। पहले थोड़ा सा एक बात को जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं देखो। मतलब आगे बढ़ाऊंगा पर पीछे एक एग्जांपल के साथ। कल जो है मैंने एक क्वेश्चन उठाया था क्या। मैंने कहा था कि एफ जेड अगर मेरा क्या फंक्शन है, एक जेड स्क्वेयर प्लस का आयटा वाई स्क्वेयर एक मेरा फंक्शन है। और मैंने इसके बारे में बात करी थी कि ये मेरा फंक्शन कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है। ध्यान है तुम्हें मैंने क्या बात करी थी। ये फंक्शन मेरा कहां कहां पे डिफरेंशिएबल है। मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, u तो है मेरा एक्स स्क्वेयर और v है मेरा वाई स्क्वेयर। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमने देखा था कि जो ये मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहाँ आया था। ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आया था व्हेन x इज इक्वल टू वाई। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ये डिफरेंशिएबल आया था, ऐसे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल आया था जहां पे x और y की वैल्यू इक्वल थी। और साथ साथ मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि भाई मैंने वो लाइन भी बनाई थी, मैंने वो प्लॉट भी करके दिखाया था कि जहां पे जो ये मेरा फंक्शन है ये क्या बनेगा, डिफरेंशिएबल बनेगा। मैंने ये बताया भी था तुम्हें। ये था जैसे कि, तो ये वाली जो लाइन के ऊपर जितने भी ये इनफाइनाइट पॉइंट हमें दिख रहे हैं, जितने भी ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मैं देख पा रहा हूं, इन सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर जो मेरा ये फंक्शन है ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरा फंक्शन एनालिटिक कहां पे है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि मेरा फंक्शन एनालिटिक कहां पे है, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि इसके अंदर एनालिटिक की बात क्या करोगे, तो एनालिटिक कहां पे बताओ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये फंक्शन एनालिटिक कहां है तो क्या जवाब दोगे। बताओ। पूनम कह रही है ओरिजिन पर। वेरी गुड भरत, वेरी गुड। अगर मैं तुमसे पूछूं ये फंक्शन एनालिटिक कहां पे है तो ये कैसे पता लगेगा। क्या ये जो सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी आए, इन सब पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक है। मैं तुमको कह रहा हूं कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे वन प्लस वन आयटा की बात करूं, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ये इस लाइन के ऊपर वन प्लस आयटा मिलेगा मेरे को। मान लो ये मेरा वन प्लस आयटा पॉइंट है, इसके ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्या इस पॉइंट के ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक भी है। देखो इस लाइन को छोड़ दूं मैं, डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात तो क्लियर है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स उन पे डिफरेंशिएबल है। छोड़ के इस लाइन को मेरा फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो क्लियर है, अपनी कल कर ली थी। अब एनालिटिसिटी की बात करते हैं। अब अगर मैं एनालिटिसिटी की बात इस लाइन के अलावा किसी पॉइंट पे करूं, मान लो ये पॉइंट उठा लिया, इस पॉइंट के ऊपर तो मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल ही नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर ही मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इस नेबरहुड में किसी भी पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एनालिटिक, इस लाइन को छोड़ के तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस लाइन को छोड़ के तो हम सवाल ही नहीं रेज कर सकते, वहां पे तो एनालिटिक होने का कोई चांस ही नहीं है। अब बात आती है कि वन प्लस आयटा पे क्या मेरा फंक्शन एनालिटिक है, जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। अगर इस वन प्लस आयटा का तुम स्मॉलेस्ट नेबरहुड भी बनाओगे, अगर तुम इस वन प्लस आयटा का स्मॉलेस्ट नेबरहुड भी बनाओगे, तो वो स्मॉलेस्ट नेबरहुड इस लाइन से तो बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा क्या। कितना भी छोटा बना लो, लाइन से तो बाहर निकलेगा ही। और ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, उन सब का कितना भी छोटा सा छोटा नेबरहुड बना लो, वो इस लाइन से तो बाहर जाएगा ही या नहीं जाएगा। और लाइन से बाहर जाते ही उस नेबरहुड में हमारा फंक्शन एनालिटिक है नहीं। उस पॉइंट, उस वो जो पॉइंट्स बाहर चले गए लाइन से, उन पे तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है नहीं। और उन पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इन पॉइंट्स पे भी नहीं होगा एनालिटिक। क्यों, क्योंकि उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए था फंक्शन को। फंक्शन को उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए था। समझ रहे हो। तो क्या मैं अगर यहाँ पे ये बात लिखूं कि ये मेरा फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है,
तो क्या ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? बोलो हाँ या ना। नहीं। तो अब अगर मैं एकदम आसान सी बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर मैंने तुम्हें ये कह दिया कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, मान लो ये कह दिया, एकदम आसान सा सवाल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशिएबल है और कहां पे एनालिटिक है, तो क्या बताओगे? पहले तो मेरे को बताओ ये कहां पे डिफरेंशिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकता हूं, 2z बार हो जाएगा। और जब मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो यहां से जो मेरा z है वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। इस z इज इक्वल टू जीरो के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं बात करूं ये एनालिटिक कहां पे है, अगर मैं बात करूं ये फंक्शन एनालिटिक कहां पे है, तो ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ जीरो के ऊपर एनालिटिक, जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल है। ये जो फंक्शन है मेरा क्या आया है, जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल आया है। अब जीरो के ऊपर एनालिटिक हो, देखो बाकी का और किसी जगह पे तो एनालिटिक होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि बाकी कहीं पे भी तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो एनालिटिक कैसे होगा? अब जीरो के ऊपर भी मैं अगर छोटे से छोटा भी नेबरहुड बनाऊंगा, तो जीरो के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, उन जीरो के अलावा जो सारे के सारे पॉइंट्स है, वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और वहां पे क्योंकि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो जीरो पे भी एनालिटिक नहीं होगा। तो ये फंक्शन भी मेरा नो वेयर एनालिटिक आ गया। ये फंक्शन भी मेरा क्या आ गया, नो वेयर एनालिटिक आ गया। समझे मेरी बात को? समझे कि नहीं समझे? ये भी नो वेयर एनालिटिक होगा। हाँ है ना। तो तुम कहोगे कि सर फिर इस तरीके से हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा कब? तो जैसे कि मैंने ये फंक्शन डिस्कस किया था, देखो अगर अभी अभी पीछे हमने ये फंक्शन डिस्कस किया था, e रेज टू द पावर z फंक्शन डिस्कस किया था। और हमने क्या देखा था कि z बार के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कराया तो जीरो आया फॉर ऑल z, सारे के सारे z के लिए। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है। ये वाला जो मेरा फंक्शन था ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल था, हर जगह इस दुनिया के हर पॉइंट पे ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। तो क्या ये मेरा फंक्शन एनालिटिक भी हर जगह नहीं हो जाएगा, एनालिटिक एवरीवेयर? क्या ये भी मेरा एनालिटिक हर जगह नहीं हो जाएगा फिर? बोलो हाँ या ना। यानी कि अगर तुम ये तरीका लगा रहे हो या सीआर इक्वेशन का तरीका लगा रहे हो, बात सीआर इक्वेशन की भी है, मतलब ये मत समझो सीआर इक्वेशन को भी समझो, ये सीआर इक्वेशन ही तो कर रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन था पिछले प्रैक्टिस बैच के अंदर, मैंने उसको गलत बता दिया था, मेरे को याद है, आज भी पछतावा होता है। रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है, मान लो ये क्वेश्चन है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर है, मान लो ये सवाल है। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, जेड स्क्वायर का रियल पार्ट है, जेड स्क्वायर के रियल पार्ट का मतलब जेड क्या है अपना, एक्स प्लस आइटा वाई है। तो यानी कि जेड स्क्वायर अपना क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का आयटा 2xy, ये है। तो अगर मैं रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर की बात करूं तो ये मेरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यानी कि प्लस का आयटा टाइम्स जीरो। तो यू मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और वी मेरा जीरो है। तो अगर मैं यहां से यू एक्स निकालू तो 2x आएगा, यू वाई निकालो तो माइनस का 2y आएगा, वी एक्स निकालो तो आएगा जीरो, और वी वाई निकालूंगा तो वो भी आएगा जीरो। अब सीआर इक्वेशन यहां तो इसी तरीके से लगेगी ना, जेड और जेड बार वाली तो लगेगी नहीं। तो अगर मैं यहां से देखूं, सीआर इक्वेशंस को होल्ड कराऊं, तो सीआर इक्वेशन से मेरा एक्स भी जीरो निकल के आएगा और वाई भी जीरो निकल के आएगा। यानी कि मेरा फंक्शन जीरो जीरो के ऊपर तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल आया।
जीरो जीरो के ऊपर तो मेरा फंक्शन क्या आया, डिफरेंशिएबल आया। जीरो जीरो के ऊपर यानी कि जीरो प्लस जीरो आयटा के ऊपर जो मेरा फंक्शन है वो क्या आया, जीरो प्लस जीरो आयटा के ऊपर तो डिफरेंशिएबल आया। और नो वेयर एनालिटिक आया। क्या आया, नो वेयर एनालिटिक आया। नो वेयर एनालिटिक क्यों आया, वही बात जो यहां पे करी थी। जीरो के ऊपर ही तो डिफरेंशिएबल है, उसके नेबरहुड में थोड़ी ना डिफरेंशिएबल है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सीआर इक्वेशन से अगर तुमने कोई पर्टिकुलर 5, 10, 20 हजार, 2 हजार, 20 हजार, 1 लाख, 1 करोड़, 20 करोड़ पॉइंट भी अगर तुमने निकाल दिए जहां पे तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं ये कहूंगा कि वो फंक्शन नो वेयर डिफरेंशिएबल है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कह दिया कि तुमने ये मेथड लगा दिया सीआर इक्वेशन वाला, और यहां से जेड की मान लो तुमने 10 करोड़ वैल्यू निकाल दी। इन 10 करोड़ पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मैं कह रहा हूं फिर भी मेरा फंक्शन नो वेयर एनालिटिक ही है। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ पॉइंट में से तुमने अगर कोई एक छोटा सा पॉइंट भी अगर उठा लिया, तो उसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। 10 करोड़ तो छोड़ो, उसके छोटे से छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल नेबरहुड के अंदर भी कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। और उन इनफाइनाइट पॉइंट्स के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ 10 करोड़ पॉइंट्स पे दिया हुआ है। 10 करोड़ बहुत छोटा नंबर है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर 10 करोड़ पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएबल है तो भी मैं नो वेयर एनालिटिक ही कहूंगा। एनालिटिक मैं कब कहूंगा, जब मेरा फंक्शन ऐसी सिचुएशन शो करेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ है ना। अगर मैं इस बात को, सारी की सारी बात को छोटा सा कंपाइल कर दूं, इस बात को मैं हटा देता हूं। अगर मैं इस सारी की सारी बात को 2 पॉइंट्स में कंपाइल कर दूं। पहला, वैशाली अभी 1 मिनट का और सब्र दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। पहली बात मैं कह रहा हूं, अगर मेरे फंक्शन में इफ एफ हैज जेड बार इन इट, अगर फंक्शन के अंदर जेड बार आ गया, देन इट इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर एनालिटिक, सॉरी। तो मेरा फंक्शन नो वेयर एनालिटिक होगा। क्या ये बात समझ में आई? क्यों होगा? क्योंकि फंक्शन अगर जेड बार का है, तो जब तुम इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और जीरो के बराबर रखोगे, तो कुछ ना कुछ जेड निकल के आ जाएंगे। अगर कुछ जेड निकल के आ गए, तो फिर वो तो सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी के जेड निकल के आएंगे, एनालिटिक तो कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से तो कुछ एक फाइनाइट जेड निकालोगे तुम। अगर किसी भी फंक्शन के अंदर तुम्हें जेड बार दिख गया, बिना सोचे समझे उसको नो वेयर एनालिटिक टिक कर दो, वो कहीं पे भी एनालिटिक नहीं होगा। तुम नहीं बना सकते ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके अंदर जेड बार हो और वो एनालिटिक हो। बोलो समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना। दूसरी बात, इफ एफ जेड इज, मैं क्या कह रहा हूं, इफ एफ जेड इज ओनली function of z, if f z is only function of z, then it is everywhere analytic। तो फिर वो everywhere analytic होगा on its domain and differentiable also। साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होगा। यानी कि जैसे कि मैंने ये फंक्शन लिखा, मान लो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-2। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, तो अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूं जेड बार के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो आएगा, हर जगह जीरो आएगा। तो यानी कि ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, और हर जगह डिफरेंशिएबल है
तो ये हर जगह एनालिटिक भी है। बट समस्या ये है कि फंक्शन को डिफाइन होना जरूरी है। तो मैं क्या कहूंगा, ये फंक्शन जो है मेरा एनालिटिक होगा, एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल। एनालिटिक हो गया तो डिफरेंशिएबल तो छोटी चीज है ना, उसके अंदर ही आ गई। एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल ऑन ऑन सी, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बस दो को हटा दो, सी में से दो को हटा दो, सारे के सारे जो ये जो सेट बन गया, इसके अंदर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, जैसे कि दूसरा tan ऑफ 1/z, इसका बताओ ये कहां पे डिफरेंशिएबल है, बोलो। इस फंक्शन के बारे में बताओ ये कहां पे एनालिटिक है, सॉरी सर। कौन कौन से टॉपिक और बच रहे हैं और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट। देखो हर्ष, बात ये है कि अपना कॉम्प्लेक्स तो चल रहा है, कॉम्प्लेक्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। आज 27 होगी, 28, 29, 30 और 31, 28, 29, 30, 31, 4 दिन हो रहे हैं, तो 4 दिन तो पक्का लगेंगे इसके अंदर, पूरे पूरे लग ही जाएंगे 4 दिन। और एक आध दिन हो सकता है और लग जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम अपना बचेगा कैलकुलस के अंदर, कैलकुलस में हो सकता है 2-3 क्लासेस हो जाएं। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि हद से हद 10 फरवरी तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपाइल होता आएगा अपना सारा सिलेबस। 10 फरवरी तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एक आध क्लास और लग गई तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद एकदम से खत्म होता दिखेगा, सारे बड़े बड़े टॉपिक हो गए हैं तुम्हारे, है ना, सारे बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। जीरो को छोड़ के 10 की डोमेन में हो गए ना, हाँ तो बताते ना कहाँ होगा। देखो वैसे तो तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा ये फंक्शन जो है इसका जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 बनेगा, तो ये एनालिटिक तो होगा। बट ये कहाँ कहाँ पे होगा एनालिटिक, इसको समस्या कहाँ हो रही है, इस फंक्शन को समस्या कहाँ कहाँ पे है। 10 की डोमेन में, 10 की डोमेन में। और दूसरी बात, ये z 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना नहीं होना चाहिए, ये z 0 नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो एक तो tan को समस्या कहाँ होती है, tan को समस्या होती है जब जब ये क्या बनाता है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी बनाता है। तो देखो एक तो समस्या है इसको 0 पे, और एक कब समस्या है, जब जो अपना tan के अंदर जो है अपना क्या बनता है, 2n+1 π/2 का मल्टीपल बनता है। π/2 का जब ओड मल्टीपल आता है तो वो या तो माइनस इंफिनिटी की तरफ भागता है, प्लस इंफिनिटी की तरफ भागता है, उन पॉइंट्स को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक समस्या तब है जब 1/z जो है मेरा 2n+1 π/2 बने, एक समस्या ये है। तो z को क्या कहूंगा मैं, z को कहूंगा 2/में 2n+1 π, ये कहूंगा ना z को मैं। तो एक तो 0 पे और बाकी किन पॉइंट्स पे, 2/में 2n+1 π, इन सारे के सारे पॉइंट्स पे। इन सारे के सारे पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हटा दो, इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या कर दो, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हटा दो। यहां पे जो मेरा फंक्शन है एनालिटिक भी मिलेगा तुम्हें, एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल भी मिलेगा साथ साथ, एनालिटिक एंड डिफरेंशिएबल ऑन दिस। समझे कि नहीं समझे, बोलो हाँ या ना। और अगर मैं तुम्हें बात तुमसे पूछूं, जैसे कि मान लो एक और कहूं मैं तुमसे, एफ जेड इज इक्वल टू कोसिगेंट ऑफ 1/z-3, ये फंक्शन है। अगर मैं तुमसे पूछूं ये कहां कहां पे क्या है, एनालिटिक और डिफरेंशिएबल है, तो एक तो इसको समस्या कहां पे है, 3 पे है। एक तो साफ साफ दिख रहा है 3 के ऊपर ये डिनोमिनेटर 0 बन रहा है। दूसरा, कोसिकेंट को समस्या कब होती है, जब कोसिकेंट के अंदर 0 बनता है, क्योंकि कोसिकेंट 0 डिफाइन नहीं होता। और कोसिकेंट 0 कब कब बनता है ना। तो एक तो समस्या कब होगी, 3 के ऊपर, एक तो समस्या हो गई 3 के ऊपर। और एक समस्या कब हो गई, जब 1/z-3 जो है वो मेरा n पाई बनेगा, एक समस्या यहां होगी।
तो यानी कि यहां से अगर मैं z माइनस थ्री निकालूंगा तो 1/n पाई हो जाएगा, और जो z होगा वो अपना कितना हो जाएगा, 1/n पाई और प्लस का 3। एक ये पॉइंट्स आ गए। तो एक तो 3 पे समस्या है, और एक किस पे समस्या है, 1/n पाई और प्लस का 3। ये सारे के सारे जो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इनको सारों को निकाल दो यहां से, ठीक है। और n अपना क्या है, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। इन सारे के सारों को यहां से बाहर करो, यहां पे अपना फंक्शन एनालिटिक भी हो जाएगा एंड डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। इस तरीके से करना है। और देख लेते हैं एक आध एग्जांपल, एफ जेड इज इक्वल टू 1/e⁻z−1। ये अगर मैं इसको देखूं, इसको क्या समस्या है, इसका भी जो पार्शियल डेरिवेटिव जेड बार के रिस्पेक्ट में जीरो आएगा। तो जब जब e⁻−1 जीरो होगा तब तब समस्या होगी। e⁻z 1 होगा, और e⁻z 1 कब होता है, 2n पाई पे होता है। ये मैंने तुम्हें बताया ही था, 2n पाई पे होता है जब समस्या होती है। तो जो अपना यहां से क्या बनेगा, जो अपना यहां से z बनेगा वो किस में बिलोंग करना चाहिए, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स में से 2n पाई को हटा दो। किसको हटा दो, 2n पाई को हटा दो। यहां पे अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे। तो एनालिटिक और डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात क्लियर हो गई, या अभी भी कुछ कसर बचती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो। बताओ, कोई समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई समस्या है या नहीं है। सर डिफरेंशिएबल हो और एनालिटिक ना हो, उसके एग्जाम्पल और करा दो। कल जितने भी सारे एग्जाम्पल किए थे शिवा, कल जितने भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जाम्पल करे थे वो सारे के सारे यहाँ काम करेंगे। कल अपन ने ये काम किया था, ध्यान हो तो। यहाँ पे देखिए, जितने भी हमने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी, ये सारे के सारे इन पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएबल है। इन सारे के सारे पॉइंट्स पे तो ये डिफरेंशिएबल है अपना, और इनको छोड़ के हमारा फंक्शन एनालिटिक कहीं पे भी नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि सीआर इक्वेशन लगा के जो जो पॉइंट्स निकल के आएंगे वहां वहां तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उनको छोड़ के मेरा फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। कितने ही बना लो, अब एग्जाम्पल का क्या है। नहीं आई बात समझ में। हाँ भाई, तो अब हम कुछ एक रिजल्ट्स करते हैं, तुम बताना बात सही है क्या। कुछ एक रिजल्ट्स करते हैं, तुम समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि इफ एफ जेड इज if fz is differentiable at z is equal to z नोट, हमारा फंक्शन z is equal to z नोट पे डिफरेंशिएबल है, एंड at uncountable points in neighborhood of z नोट, तो मैं क्या करूं कि देन fz is analytic at z नोट। फंक्शन हमारा z नोट के ऊपर एनालिटिक होगा। क्या कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन है z नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, साथ साथ उसके नेबरहुड में अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल है। तो क्या मेरा
उस जेड नॉट पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होगा। क्या ये बात सही है? डेफिनेशन ही बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या ये मेरी डेफिनेशन ही बन रही है कि नहीं बन रही? बताओ। क्या ये मेरी डेफिनेशन ही बन रही है? ये बात अपनी क्या है? और कोई? ये बात अपनी गलत है। मेरे को पता था इसमें तुम गलती करोगे। ये बात गलत है। क्यों गलत है? एक एग्जाम्पल से बताता हूं, चलो। शिवा ने पूछ लिया था, दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं कुछ, ठीक है? ये ले लो, एक्स स्क्वेयर प्लस आयटा वाई स्क्वेयर, ये फंक्शन ले लेते हैं। अनकाउंटेबल नहीं, सारे के सारे पॉइंट्स होने चाहिए नेबरहुड के अंदर, हर एक पॉइंट होना चाहिए, सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। कल हमने ये क्वेश्चन किया था, तो ये आया था एक्स स्क्वेयर और वी आया था मेरा वाई स्क्वेयर, यू एक्स आया था मेरा 2x, यू वाई आया था मेरा 0, वी एक्स आया था मेरा 0 और वी वाई आया था मेरा 2y। ये तो वही बन गया यार, ये तो वही वाला सवाल बन गया, ये तो वही क्वेश्चन बन गया। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं वही सवाल बार बार नहीं कराना चाह रहा, फिर वही कहानी है। जैसे मान लो खाली एक्स स्क्वेयर ही ले लो यार, खाली एक्स स्क्वेयर ले लो, ठीक है? एक्स स्क्वेयर प्लस आयटा टाइम्स 0, ये बन जाएगा ना। तो यहाँ पे u तो मेरा एक्स स्क्वेयर है और v मेरा 0 है, तो यू एक्स तो मेरा आ गया 2x, यू वाई आ गया मेरा 0, वी एक्स आ गया मेरा 0 और वी वाई भी मेरा क्या आ गया 0, है ना? तो यहां से जो है मेरा x क्या आ जाएगा, यहां से अगर मैं देखूं फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पे है, वो उन सारे पॉइंट्स पे जहां पे x मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और x मेरा 0 कहाँ कहाँ बनेगा, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये किस पे डिफरेंशिएबल है भाई? ये फंक्शन मेरा पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन मेरा पूरी की पूरी इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर क्या है, डिफरेंशिएबल है। समझ रहे हो इस बात को? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट, क्या इसके नेबरहुड में मेरा फंक्शन अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है? बताओ। इस इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर क्या मेरा जो फंक्शन है, ये सारे के सारे, मतलब सारे के सारे नहीं, क्या ये इस नेबरहुड के अंदर मेरा फंक्शन अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है? अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? क्योंकि देखो इस लाइन के ऊपर तो ये अनकाउंटेबल पॉइंट्स इकट्ठे हो गए ना, ये वाले दोनों तरफ। बट क्या सारे पॉइंट्स आ गए? नहीं, क्योंकि छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाओगे तो उसमें लाइन के बाहर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। नहीं, लाइन के बाहर के पॉइंट्स भी मिलेंगे। सही है। दूसरा, अच्छा इसी का अगर मैं कन्वर्स की बात करूं, अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स कहता है कि अगर मेरा फंक्शन एफ जेड जो है जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, उल्टा, अगर मेरा फंक्शन जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है, सॉरी, उल्टा क्या कहता है कि अगर मेरा फंक्शन जेड नोट के ऊपर एनालिटिक है, तो वो जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल मिलेगा और अनकाउंटेबल पॉइंट्स जेड नोट के नेबरहुड में उन पे भी डिफरेंशिएबल मिलेगा। क्या ये बात सही है? अगर मेरा फंक्शन जेड नोट के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है, जेड नोट के ऊपर एनालिटिक होता है, एक बात जब चढ़ जाती है ना जो बांध पे, तो चढ़ी जाती है। जेड नोट के ऊपर अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक है, तो कह रहा है कि फिर वो जेड नोट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल मिलेगा और उसके नेबरहुड में अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक मिलेगा, डिफरेंशिएबल मिलेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेरा फंक्शन जेड नोट है, अगर वहां पे एनालिटिक हो गया, तो जेड नोट के ऊपर तो डिफरेंशिएबल मिलेगा ही मिलेगा और उसके नेबरहुड के हर पॉइंट पे मिलेगा। तो हर पॉइंट पे मिलेगा तो अनकाउंटेबल तो उसके अंदर आ ही गए, अनकाउंटेबल तो उसके अंदर आ ही गए। नहीं,
क्योंकि एनालिटिक तो ज्यादा पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल कर देता है। तो कन्वर्स इसका ट्रू है, कन्वर्स जो है वो क्या है, इसका ट्रू है। ठीक है, बोलो हाँ है ना। डन है। चलो, फिर इसके बाद अपना एक आता है क्या, एंटायर फंक्शन। एंटायर फंक्शन क्या होते हैं अपने सबको पता ही होंगे, एंटायर फंक्शन क्या होते हैं। दोज फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस, दोज फंक्शंस विच आर, दोज फंक्शंस विच आर, हाँ, दोज फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल, जो सारे के सारे क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। दोज आर डिफरेंशिएबल ऑन होल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, यानी कि जो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होंगे, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होंगे, उन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंटायर फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया, इनके अंदर जेड को कुछ भी ले लो, सारे के सारे पोलिनोमियल्स फंक्शन हो गए, सारे के सारे पोलिनोमियल जितने भी हो गए, ये सारे के सारे जो है मेरे क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं। ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल होते हैं, है ना। तो इन फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ये मेरे एंटायर फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब एंटायर फंक्शन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं। वैसे तो ये थ्योरम्स हैं, बट हम इनको रिजल्ट्स की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ठीक है, प्रॉपर थ्योरम्स हैं, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। पहली थ्योरम, हम इनको रिजल्ट्स की तरह ही पढ़ेंगे। पहली थ्योरम अपनी एंटायर फंक्शन से रिलेटेड कौन सी होती है, लियोविल्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम, लियोविल्स थ्योरम। तो लियोविल्स थ्योरम क्या कहती है, समझते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। क्या कहता है कि एवरी, हर एक, बाउंडेड एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन, एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। इस दुनिया का हर एक बाउंडेड एंटायर फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक ऐसा फंक्शन अगर तुम्हारा, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, अगर तुम्हें एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड जो एंटायर भी है और प्लस में वो कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर तुम उसका मॉडुलस लो तो वो हमेशा किससे छोटा है, कोई ना कोई नंबर से, रियल नंबर से छोटा आ जाए, वो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए फॉर ऑल दैट। अरे मैंने कांस्टेंट क्यों लिख दिया, एंटायर बाउंडेड है, जो मेरा फंक्शन क्या हो, एंटायर हो और प्लस में बाउंडेड हो। बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन का मॉडुलस है वो किसी ना किसी रियल नंबर से हमेशा छोटा है। तो अगर मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो एंटायर भी है और बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन मेरा हमेशा क्या मिलेगा, एफ जेड इज कॉन्स्टेंट मिलेगा। वो मेरा फंक्शन हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन वो क्या होगा अपना, कांस्टेंट होगा। समझे कि नहीं समझे। इसका नेगेशन देखो, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसकी जो उल्टी स्टेटमेंट है वो ज्यादा हमारी क्या है, महत्व रखती है, उस पे से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, तो वो क्या कहेगा, एवरी, एवरी नॉन कांस्टेंट, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। उल्टी बात ये हो गई, यानी कि अगर तुम्हें ऐसा कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन दिया हुआ है जो एंटायर है, नॉन कांस्टेंट भी है और एंटायर भी है, वो अपना क्या बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। ठीक है, एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। क्लियर हो गई बात।
एवरी नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज अनबाउंडेड। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इस इसका एग्जांपल अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो, जैसे कि मान लो एफ जेड इज इक्वल टू तुमने जेड स्क्वायर ले लिया, ये फंक्शन अपना नॉन कांस्टेंट है, ये फंक्शन अपना नॉन कांस्टेंट है, प्लस में ये क्या है, एंटायर भी है, नॉन कांस्टेंट भी है, एंटायर भी है। तो ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। ये मेरा फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड होगा। नॉन कांस्टेंट भी, एंटायर भी, तो अनबाउंडेड होगा। इसी के भाई बहन कौन है, साइन जेड है, कोस जेड है, ई रेज टू द पावर जेड है, ये सारे के सारे नॉन कांस्टेंट है। ठीक है, एंटायर है, तो ये सारे के सारे अनबाउंडेड है। साइन जेड जो फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स में, वो बाउंडेड नहीं होता। कहीं तुम सोच रहे हो कि साइन जेड जो फंक्शन होता है वो मेरा -1 से 1 के बीच में होता है ना, साइन जेड -1 से 1 के बीच में नहीं होता। ये तो साइन जेड की जो रेंज होती है वो तो अपनी पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है। साइन जेड जो फंक्शन होता है वो मेरा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वैल्यू निकाल के देता है। साइन जेड मेरा बाउंडेड फंक्शन नहीं है, वो यहीं से तो प्रूव हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात। सिमिलरली कोस जेड मेरा बाउंडेड फंक्शन नहीं है। तो इस दुनिया का हर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन अनबाउंडेड होता है। बोलो समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना। तो ये अपनी फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड थ्योरम अपनी क्या कहती है, सेकंड थ्योरम है हमारी पिकार्ड थ्योरम। पहली थ्योरम तो किसने दी, लियोविल ने दी। दूसरी थ्योरम अपनी किसने दी, पिकार्ड ने दी। पिकार्ड थ्योरम क्या कहती है, देखो अगर मैं पिकार्ड थ्योरम की बात करूं, पिकार्ड पिकार्ड थ्योरम बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्या कहता है, रेंज ऑफ, ये रेंज की बात करता है, रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट, रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, रेंज ऑफ नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन इज सी, और सी में से कोई एक पॉइंट निकल जाए। अगर ये तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आई तो वो क्या कहना चाहता है, दूसरी भाषा में अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें कहूं, वो क्या ये कहना चाहता है, रेंज ऑफ, या मैं ये लिख दूं, नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन लीव्स एट मोस्ट वन पॉइंट इन इट्स रेंज। ये कहना चाहता है, क्या कह रहा है कि अगर एक नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है तो उसकी जब तुम रेंज देखोगे ना तो वो कैसी दिखेगी। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन जो होगा, नॉन कांस्टेंट और एंटायर हो, यानी कि ये ऊपर जो फंक्शंस दिख रहे हैं ऐसे, अगर ये सारे के सारे इस तरीके के फंक्शंस हैं तो इनकी रेंज ज्यादा से, इनकी रेंज कैसी हो सकती है, कह रहा है या तो इनकी रेंज होगी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, या तो होगी इनकी रेंज पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में से, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स प्लेन में से बस एक पॉइंट छूट सकता है। अगर एक दूसरा पॉइंट भी छूट गया, अगर एक दूसरा पॉइंट भी छूट गया तो फिर वो अपना कांस्टेंट ही होगा। अगर कोई एक दूसरा पॉइंट भी छूट गया तो फिर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर छूटेंगे, सिर्फ एक बचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं समझे। कह रहा है अगर नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन जो एंटायर भी है और नॉन कांस्टेंट भी है, तो उसकी रेंज के अंदर या तो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स प्लेन आएगा, या फिर एक पॉइंट मैक्सिमम छूट जाएगा, या फिर एक पॉइंट क्या छूट जाएगा, मैक्सिमम छूट जाएगा। अगर तुम्हें कोई ऐसा एंटायर फंक्शन दे रखा है, मतलब इसका नेगेशन लिखता हूं, चलो फिर समझाता हूं, ये बात तो तुम्हें समझ में आई गई होगी। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस थ्योरम का क्या कहता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये कहता है
if the range of entire function leaves more than one point, अगर एक एंटायर फंक्शन की रेंज ने एक से ज्यादा पॉइंट छोड़ दिया, इफ द रेंज ऑफ एंटायर फंक्शन लीव्स मोर देन वन पॉइंट, देन फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट, देन फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट, फंक्शन को फिर कांस्टेंट ही होना पड़ेगा और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर अब इसका क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा, मान लो एक मान लो वो ये कह देगा कि मान लो एक अपना एंटायर फंक्शन है भाई, ऐसी कुछ स्टेटमेंट लिख देगा, बड़ी सी स्टेटमेंट, एक एंटायर फंक्शन है जिसकी जो रेंज है, हुज रेंज जो है, मान लो कॉम्प्लेक्स में से कुछ छोड़ दिया उसने, कॉम्प्लेक्स में से उसने कुछ छोड़ दिया, मान लो 1 प्लस माइनस 2 आएटा ऐसे छोड़ दिया, तो कहेगा देन एफ इज, तो फिर वो कहेगा देन एफ इज, तो फिर एफ क्या होगा, तो फंक्शन तुम्हें एंटायर दिख गया और उसकी रेंज में से उसने दो पॉइंट छोड़ दिए, एक तो 1 प्लस 2 एटा छोड़ दिया और एक 1 माइनस 2 एटा छोड़ दिया, दो पॉइंट छोड़ते ही फिर वो कांस्टेंट हो गया, दो पॉइंट छोड़ते ही वो फंक्शन मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो नीचे वो दो तीन एग्जाम्पल मार देगा गंदे गंदे और उसमें एक कांस्टेंट भी लिखा मिलेगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन बनता है कॉन्ट्रापोजिटिव का। तुम्हें अगर कोई ऐसा एंटायर फंक्शन दिख रहा है जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट छुटा हुआ है, तो वो फिर पक्का तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। इस तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर बाई चांस बन सकता है। समझे या नहीं समझे मेरी बात को? अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। क्वेश्चन तो क्या है, एक रिजल्ट ही समझ लो। क्वेश्चन तो क्या है, एक रिजल्ट समझ लो। वो कह रहा है कि इफ रियल पार्ट, या फिर इमेजिनरी के लिए भी सेम बात है, इफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऑफ एन एंटायर फंक्शन, एक एंटायर फंक्शन का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इफ रियल पार्ट ऑफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड, कोई भी कंडीशन लगा दी, मान लो बाउंडेड कह दिया, एक और मैं बताता हूं, इस बाउंडेड, तो वो कह रहा है कि देन एफ इज कांस्टेंट, तो वो कह रहा है कि फिर फंक्शन कांस्टेंट होगा। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, ट्रू है। कैसे ट्रू है, समझो। मान लो मैंने कह दिया कि अपना जो फंक्शन था एफ था वो u प्लस आयटा वी था। अब u कह रहा हूं मैं, मान लो बाउंडेड है, u मैंने कह दिया कि -1 से लेके 1 तक है, u की वैल्यू -1 से 1 तक ही मिलेगी बस, इससे बाहर नहीं मिलेगी। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर u की वैल्यू -1 से 1 तक ही हो सकती है, तो क्या तुमने u के लिए इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं छोड़ दी? मैं ये भी कह रहा हूं कि u की वैल्यू फिर 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती। तो ये सारी की सारी जो u की वैल्यूज हैं, क्या ये तुम्हें रेंज में दिखेंगी? क्या ये तुम्हें रेंज में दिखेंगी? ये तो रेंज में दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि u को तो तुमने फिक्स कर दिया कि -1 से 1 तक होना चाहिए। u की वैल्यू -1 से 1 तक होनी चाहिए, तो फिर रेंज के अंदर 2 नहीं दिखेगा, 3 नहीं दिखेगा, 4 नहीं दिखेगा। यानी कि तुमने दो से एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ दिए रेंज के अंदर, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स रेंज के अंदर से तुमने हटा दिए। और जैसे ही दो या दो से ज्यादा नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में से हट गए, रेंज में से हट गए, तो फिर फंक्शन को कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। या फिर मान लो मैं यहीं पे ही ये कंडीशन लगा देता कि, और मैं कह देता कि रियल पार्ट उसका दो ही है बस। मान लो मैंने कह दिया उसका रियल पार्ट दो है, फिक्स कर दिया दो, तो क्या रेंज में से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हटा दिए? मैंने जो फंक्शन की रेंज में से 3 प्लस आयटा भी हटा दिया, मैंने 4 माइनस आयटा भी हटा दिया, मैंने 7 प्लस 2 आयटा भी हटा दिया। मैंने ये सारे के सारे नंबर्स हटा दिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर तो सिर्फ ऐसी वैल्यू लेगा जहां पे रियल पार्ट सिर्फ दो दिखेगा। तो देखो 3 तो मैंने यही छोड़ दिया, हमने तो इनफाइनाइट छोड़ दी। अगर दो वैल्यू भी छोड़ दी, तो फिर वो पक्का फंक्शन कांस्टेंट होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इसलिए जो मेरा फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना।
है ना? यस या नो? सेम चीज को अगर मैं कंबाइंड कर दूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, इफ एफ जेड इज एंटायर, अरे नहीं आया क्या समझ में अभी भी? इफ एफ जेड इज एंटायर, कितनी तो बढ़िया बात है। इफ एफ जेड इज एंटायर एंड u प्लस वी इज बाउंडेड, अगर वो ऐसे लिख दे, बात वही है। अगर उसने एंटायर फंक्शन में अगर उसने एंटायर फंक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट पे कुछ भी कंडीशंस लगा दी, एंटायर फंक्शन में रियल और इमेजिनरी पार्ट पे कुछ भी कंडीशन लगा दी, तो तुम बहुत सारी वैल्यूज को छोड़ दोगे, छोड़ते ही वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। देन एफ इज कांस्टेंट, तो ये बात भी अपनी सही है। देन एफ इज कांस्टेंट, कुछ भी कंडीशन लगा दो, एनालिटिक होना चाहिए बस। फंक्शन जो है एंटायर होना चाहिए, और रियल और इमेजिनरी पे कुछ भी कंडीशन लगा दो, फिर वो जो मेरा फंक्शन है वो पक्का क्या मिलेगा? कांस्टेंट ही मिलेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। एक और ले लो, जैसे मान लो इसी से रिलेटेड एक और लिखता हूं। एक सही चीज मेरे दिमाग में आ रहा है, कह रहा है कि इफ एफ जेड इज एंटायर एंड एफ जेड का जो मॉडुलस है, एफ जेड का जो मॉडुलस है वो मान लो टू से, दो या दो से बड़ा है, तो मैं कह रहा हूं कि देन एफ इज कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? अब इसके अंदर एक मन करेगा कि लियो विल्स थ्योरम नहीं लग रही सर, क्योंकि तुम ये सोचोगे कि फंक्शन एंटायर है और बाउंडेड नहीं है, तो फिर कांस्टेंट नहीं हो सकता। लियो विल्स थ्योरम क्या कहती है? फंक्शन एंटायर होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। एंटायर और बाउंडेड होगा तो कांस्टेंट होगा। बट एक चीज सोचो, अगर हमारे मोड एफ का मॉडुलस दो से छोटा है, दो या दो से बड़ा है, एफ का जो मॉडुलस है दो या दो से बड़ा है, तो क्या यहां पे भी तुमने इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं छोड़ दी? मैंने क्या इनफाइनाइट वैल्यूज लीव नहीं कर दी यहां पे भी? कैसे? मैं कह रहा हूं कि एफ जेड फिर मेरा 5 नहीं हो सकता, एफ जेड मेरा 7 नहीं हो सकता, एफ जेड मेरा क्या नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एफ जेड मेरा 3 + 4 आइटा भी नहीं हो सकता, इसका मॉडुलस भी 5 आ रहा है। तो यहां पे भी मैंने एक से ज्यादा वैल्यू छोड़ दी, तो फंक्शन मेरा कांस्टेंट ही तो बनेगा। पिकार्ड थ्योरम लग जाएगी। लियोविल्स नहीं लग रही पर पिकार्ड लग गई। दिमाग ये कहेगा कि लियोविल्स लगा दो पर पिकार्ड लग जाएगी। बोलो समझे या नहीं समझे? तो इस तरीके से ये थ्योरम लग जाएगी हमारी। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे? मेरे को तो मजा आया पढ़ा के, तुम्हें पता नहीं पढ़ के मजा आया या नहीं आया, पर मजेदार चीजें थी। आज इतना ही करेंगे। कल जो है हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, एक ओपन मैपिंग थ्योरम बताऊंगा, फिर उसके बाद जो है हम हार्मोनिक फंक्शंस पे चलेंगे, और बस फिर ये अपना हार्मोनिक फंक्शन के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को शुरू करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी इससे भी ज्यादा मजेदार है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बाद अपनी आएगी पावर सीरीज, और फिर अपनी आएंगी सिंगुलैरिटी। बस फिर अपना ये खत्म हो जाएगा सिंगुलैरिटी पे जाके। तो 4-5 क्लास और लगेंगी, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम कल। एक बार और रिकॉल करनी पड़ेगी सर, फिर माइंड में फिक्स। हाँ, एक बार तो खुद से पढ़ना, फिर समझ में आएगी। ठीक है, चलो, तो कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, बाय। हाँ, इस इन थ्योरम्स पे से जो क्वेश्चन है वो थोड़े से थ्योरी बेस्ड बनेंगे पूनम, बट पीछे के सवाल तो सारे न्यूमेरिकली किए हमने।